जोजो टीवी। अबाबिल नाम का एक आजाद पक्षी था जिसे अपने पंखों पर बहुत गुरूर था। वो हमेशा अपने पंखों को हिलाकर सभी को उनकी चमक दिखाया करता और उस पर बहुत घमंड करता। एक दिन एक कौवे को देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले काले पंख, ओह मुझे तो देखकर ही कुछ होता है। मेरे पंख तो देखो, सुबह शाम इनकी तारीफें सुन सुन कर मैं तो परेशान हो जाता हूँ। देखते नहीं, धूप में भी चमकते हैं, सारा दिन खिला खिला चेहरा रहता है। इनका रंग इतना खूबसूरत है कि कोई भी आसपास से गुजरे तो मुझे देखते ही रुक जाता है और निहारने लगता है। मुझे तो डर है कहीं मुझे नजर ना लग जाए। और तुम्हें देखकर तो लगता है कि पूरे के पूरे काले हो, कहाँ से नजर लगेगी? क्या तुम अपना थोड़ा सा कालापन मुझे दे सकते हो जिससे मेरे खूबसूरत पंखों को नजर ना लगे? कौवा आजाद पक्षी की बातें सुनकर चिढ़ने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसका जवाब देने की बजाय वो चुपचाप उसकी बातों को सुनकर अपने गुस्से को पीने लगता है। लेकिन आजाद पक्षी चुप होने का नाम ही नहीं लेता। वो अपने घमंड में इतना चूर था कि लगातार वो कौवे की बेइज्जती करता रहता है। अब कौवे ने ठान ली थी कि वो उसे जवाब देकर रहेगा। तो कौवे ने कहा, जानता हूँ तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारे ये पंख वाकई कितनी भी तारीफ कर लो कम हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या गर्मियों के अलावा सर्दियों में भी तुम्हारे ये पंख तुम्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं? क्या पूछ रहे हो? ऐसा तो नहीं है। सर्दियों में तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, तुम तो जानते हो। हाँ, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मेरे पंख देखने में बिल्कुल बेकार हैं, 12 महीने काले ही रहते हैं, लेकिन मुझे इन पर नाज है क्योंकि ये मुझे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसमें सुरक्षा देते हैं। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये मेरे साथ हमेशा हैं। इसीलिए मुझे अपने पंख बहुत पसंद हैं। ये अच्छी बात है कि तुम्हें भगवान ने सुंदर पंख दिए हैं, लेकिन आजाद पक्षी इतना घमंड, इतना गुरूर अच्छी बात नहीं। इन्हें संभाल के रखो, अगले महीने से सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। आजाद पक्षी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। बरसातों के दिन थे, कबूतर के बच्चे होने वाले थे। कबूतर ने अपने पेड़ पर ध्यान दिया। उसे लगा कि उसका पेड़ इन बरसातों में टूट जाएगा। उसे घर बदल लेना चाहिए, इससे पहले कि उसके अंडे बाहर आ जाएं। कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है, देखो, मैं सोच रहा हूँ हमें पेड़ बदल लेना चाहिए। चलो एक नए पेड़ की तलाश करें। इन बरसातों में जरूर हमारा ये पुराना घर टूट सकता है। आप ठीक कहते हैं, चलिए। दोनों कबूतर और कबूतरी नए पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरे रंग का पेड़ नजर आता है। कबूतरी कबूतर से कहती है, इस पेड़ को देखकर तो मैं आकर्षित हो गई हूँ। क्यों ना हम यहीं पर अपना घर बना लें? मगर मुझे तो ये कोई जादुई पेड़ मालूम होता है। इस तरह के सुनहरे पत्ते मैंने आज तक नहीं देखे। क्या कहा? जादुई पेड़? क्या सच में जादुई पेड़ भी होते हैं? हाँ, होते हैं। अरे नहीं होते, चलो ना यहीं घर बना लेते हैं। कबूतरी के बहुत जिद करने पर दोनों वहीं पर घर बना लेते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके अंडे हो जाते हैं, लेकिन अंडे जहाँ होते हैं वहीं चिपक जाते हैं, वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं लेते। इस बात का शक अब कबूतरी को होने लगता है कि सच में वो पेड़ जादुई है। वो कबूतर से कहती है, कितने हफ्ते हो गए हमारे अंडों को निकले, मगर हमारे अंडे जरा से हिलते भी नहीं। मुझे तो शक है तुम्हारी बात सच है, ये पेड़ जादुई है।
क्या कहा? अब दोनों बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। रोने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या कौन बोला? हाँ, मैं जादुई हूँ और मैं ऐसे ही जादुई नहीं हुआ। जादुई तो देखने से लगता हूँ, असल में मैं श्रापित हूँ। आज तुम दोनों के यहाँ होने से मुझे श्राप से मुक्ति मिली है। तुम्हारे अंडे मुझसे चिपक नहीं गए हैं। ये तो मुझे मेरे इस श्राप से मुक्त कराने में मदद कर रहे हैं। कल सुबह मैं अपनी पुरानी अवस्था में आ जाऊंगा और तुम्हारे अंडों से चूजे निकल आएंगे। सच में? हाँ, मैं तुम दोनों का आभारी हूँ। ठीक है, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। कबूतर और कबूतरी पूरी रात सोते नहीं, अगली सुबह का इंतजार करते हैं। और सुबह होते ही, पहली किरण पड़ते ही चूजे बाहर आ जाते हैं और पेड़ एकदम हरा भरा हो जाता है। मुर्गी का अंडा और बत्तख की कहानी। एक छोटे से तालाब के पास बहुत सुंदर सुंदर कुछ मुर्गियां रहा करती थीं। पानी के अंदर तालाब में बहुत सी बत्तखें खेला करती थी। वहीं पर वो अपना जीवन बसर करती थी। एक बत्तख माँ बनने वाली थी। वो अपना बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसने देखा कि उसी की तरह एक मुर्गी भी माँ बनने वाली है। बत्तख ने जाकर मुर्गी से बात की। सुनो बहन, क्या तुम भी माँ बनने वाली हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें देखकर लगा तुम भी मेरी तरह बहुत जल्द माँ बनने वाली हो, तो सोचा तुम्हारी खबर ले लो। मुर्गी बत्तख की ये मीठी मीठी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। मुर्गी उसके पास आती है और कहती है, हाँ हाँ, मैं भी माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना इतना अच्छा लगता है कि और कहीं जाने का जी ही नहीं करता। यहाँ हवा है, पेड़ है, पानी है, और आज तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहन। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। जल्दी ही हमारे बच्चे हो जाएंगे। क्यों, क्या कहती हो? मुर्गी की बात सुनकर बत्तख कहती है, हाँ बहन, आजकल मौसम बहुत सुहावना है। हम दोनों अच्छे अच्छे विचारों की बातें करेंगे ताकि हमारे बच्चों पर उसका अच्छा असर हो। अब धीरे धीरे हर रोज बातें करने के कारण बत्तख और मुर्गी के बीच में बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। एक दिन अचानक मौसम बहुत बिगड़ गया। तेज पानी का तूफान आया। इतनी तेज बाढ़ थी कि पूरा तालाब गंदे पानी से भर गया और बहुत ज्यादा पानी आने के कारण बत्तख खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। बत्तख मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ, बचाओ, कोई है, कोई है। मुर्गी उसे देख लेती है और उसकी मदद करने के लिए भागती है। बहन, मैं आ रही हूँ तुम्हारी मदद के लिए। जैसे तैसे मुर्गी उसे एक डंडी देकर सहारा देती है और बत्तख किनारे तक आ जाती है। तेज पानी को देखकर मुर्गी और बत्तख हैरान रह जाते हैं। न जाने कितनी ही बत्तखें उस बाढ़ के पानी में बह गई थी। हाय राम, आज तुम ना होती तो मैं अपने बच्चों के साथ मर ही चुकी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सहेली। कैसी बातें करती हो? आओ थोड़ा आराम करते हैं। 1-2 दिन की बात है, बहुत जल्द पानी ठीक हो जाएगा और फिर तुम दोबारा अपने तालाब में रहने लगना। जैसा मुर्गी ने कहा था वैसा ही होता है। 2-4 दिन के बाद फिर से तालाब में पानी पहले जैसा हो जाता है। बत्तख अपने पानी में चली जाती है और कुछ ही दिनों में उसके बहुत सारे नन्हे नन्हे बच्चे हो जाते हैं जिन्हें वो तैरना सिखाती है। और उस तरफ मिट्टी के पास पेड़ के नीचे मुर्गी भी अपने अंडे दे देती है और हर रोज उनके ऊपर बैठकर बत्तख से बातें करने लगती है। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते और जंगल की प्रकृति का आनंद लेते। जादुई गाय का बदला। एक गांव में महेश नाम का एक आदमी अपनी माँ के साथ रहा करता था। वो चरवाहा था। वो गांव की सभी गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था।
गांव के सभी लोग उसको इस काम के लिए पैसे दिया करते थे। महेश अपनी गायों से बहुत प्यार किया करता था। अरे मीना, चंपा, चमेली, कमला कहाँ चली गई? आ जाओ, घर नहीं जाना है, शाम हो गई है। महेश की आवाज़ सुनते ही सभी गायें दौड़ी चली आया करती थी। एक दिन महेश की मौसी विमला उसकी माँ से मिलने आई। अरे कमला, तुम्हारा महेश तो देखो कितना बड़ा नौजवान बन गया है। इसकी शादी वादी करनी भी है कि नहीं? हाँ विमला दीदी, शादी तो करनी है, मगर इसे अपनी बेटी देगा कौन? अरे हमारे पड़ोसी छन्नू लाल की बेटी नहीं है, वही रमा, उससे शादी करवा देती हूँ मैं इसकी। हाँ। महेश की माँ अपनी बहन की बात मान लेती है और महेश की शादी छन्नू लाल की बेटी रमा से हो जाती है। रमा देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन दिल की बहुत कुटिल थी। शादी के बाद महेश ने उसे अपनी सभी गायों से मिलवाया, लेकिन उन्हें देखकर रमा नाक मुंह सिकोड़ने लगी। क्या तुम आराम से इनके साथ साथ चलते रहते हो? इन गायों के ऊपर बैठ कर जाया करो। 2 बार चाबुक लगेगा तो भागने लगेंगी। इनके साथ सख्ती से पेश आया करो। अरे नहीं रमा, ऐसी बात नहीं है, ये सारी गायें बड़ी समझदार हैं। लेकिन रमा ने महेश की एक ना सुनी। वो जब भी महेश के साथ गायों को जंगल लेकर जाती, वो एक न एक गाय पर बैठ जाती और उन्हें डंडे से मारने लगती। वो जंगल में गायों को पूरा चारा भी चरने नहीं देती थी और जल्दी ही उन्हें डंडे से हाँककर गांव वापस ले जाया करती थी। रमा की इस हरकत से सभी गायें बड़ी परेशान हो गईं। अरे चंपा बहन, इस रमा ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। महेश तो कितना ख्याल रखता था हमारा। हाँ चमेली, हमें तो इसे सबक सिखाना चाहिए। गायों की बात सुनकर वहाँ अचानक एक देवी प्रकट होती है। चिंता मत करो, आज के बाद तुम सभी अपना आकार और व्यवहार बदल सकते हो और इसी तरह तुम रमा से अपना बदला पूरा कर पाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। गायों को आशीर्वाद देने के बाद देवी गायब हो जाती है। तभी वहाँ रमा आ जाती है और गायों को डंडे से मारते हुए कहती है, अरे अरे बहुत हो गया, यहाँ पर पत्तियां ही चढ़ती रहोगी या घर भी जाना है? ऐसा कहकर वो चमेली नाम की गाय के ऊपर बैठ जाती है। लेकिन गांव के रास्ते में चमेली अपना आकार बदलकर बहुत छोटा कर लेती है। चमेली के एकदम छोटा होते ही रमा उसके ऊपर से गिर जाती है। तभी अचानक पीछे से चंपा नाम की गाय रमा को उठाकर एक ऊंचे पेड़ के ऊपर टांग देती है। पेड़ के ऊपर टंगने के बाद रमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रमा की आवाज सुनकर महेश वहां आ जाता है। महेश अपनी गायों से रमा को नीचे उतारने के लिए कहता है। चंपा रमा को पेड़ से नीचे उतार लेती है। नीचे उतरते ही रमा सभी गायों के आगे हाथ जोड़ती है और सबसे माफी मांगती है कि वो उन्हें दोबारा कभी तंग नहीं करेगी। और महेश अपनी माँ और रमा के साथ फिर से अपनी गायों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग जाती है। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस बीच एक बहुत ही प्यारी गाय और शेर ने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि वो सभी पक्षियों और जानवरों को सुरक्षित जंगल के किनारे तक ले आए। एक एक करके गाय ने और शेर ने बहुत से जीवों की मदद की। बहुत सारे पशु पक्षी अब अपनी जान बचा चुके थे, मगर अंत में देखा कि गाय और शेर आग के कारण बहुत बुरी तरह जल चुके थे और उनके चेहरे बहुत बदसूरत हो चुके थे। मगर दोनों ने अपनी जान पर खेलकर इतने सारे जीवों की जान बचाई थी कि उन्हें अपने दर्द का जरा भी एहसास नहीं था। मगर इस बात को भूलकर सभी जानवर धीरे धीरे उन दोनों को देखकर ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी राक्षस कहकर पुकारने लगे। यह बात गाय और शेर को बहुत बुरी लगने लगी। गाय बहुत उदास थी, दूसरी तरफ शेर का भी यही हाल था। सभी जानवर राजा शेर का भी मजाक उड़ा रहे थे। एक दिन ज़ॉम्बी गाय ने शेर से कहा, दोस्त शेर, मुझे अपने जंगल के निवासियों से ये उम्मीद न थी। मुझे और तुम्हें हर रोज राक्षस, ज़ॉम्बी, न जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं। ये भूल चुके हैं कि हमारी खूबसूरती इनकी जान के बदले हमने चुकाई है। आज जो हम इतने बदसूरत दिख रहे हैं,
इसके पीछे हमारा असली रूप हमने इनकी जान बचाकर खो दिया है। तुम ठीक कहती हो बहन, मगर इस जंगल के सभी प्राणी अब पत्थर दिल हो चुके हैं। किसी को हमारी परवाह नहीं। मैं तो कहता हूँ चलो जंगल छोड़कर यहाँ से दूर चलते हैं। इस जंगल में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं। ज़ॉम्बी गाय और शेर दुखी मन के साथ जंगल छोड़कर जाने का फैसला कर लेते हैं, मगर उन्हें जाते हुए एक सांप देख लेता है और सांप का मन दुखी हो जाता है। सांप ने दोनों की बातें सुन ली थी और यही बात जाकर वो सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करके बताता है और कहता है, सुनो दोस्तों, आज जो मैंने देखा और सुना मुझे बहुत अफसोस हुआ। शायद तुम भूल गए ये वही गाय और शेर है जिन्होंने हम सबकी जान बचाई थी। जब पूरा जंगल आग की लपटों में था, हम सब मरने वाले थे। बस इन दोनों के कारण हम जीवित हैं और इसी कारण उनकी खाल, बाल, नैन, नक्श न जाने क्या क्या जल गया और साथ ही हम लोगों के अंदर की ईमानदारी, प्यार भी जल गया। तभी तो हम सब ने उन दोनों का तिरस्कार किया। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए दोस्तों। जल्दी करो, वो दोनों ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। सभी जानवरों को अपनी हरकतों पर बहुत दुख होता है। सभी जानवर मिलकर राजा शेर और गैया से माफी मांगते हैं और उनसे वादा करते हैं उन्हें ज़ॉम्बी कहकर कभी नहीं बुलाएंगे। गाय और शेर उन्हें माफ कर देते हैं और जंगल में वापस लौट आते हैं। जंगल के बंदर बहुत उधम मचाने वाले थे। उन्हें हर किसी के घर में बना हुआ खाना चुराकर खाना बहुत ही अच्छा लगता था। उसी गांव में 4 गायें बहनें रहा करती थीं, जिनका दूध बहुत ही स्वादिष्ट था। गैया अपने दूध से बहुत सारी नई नई तरह की मिठाइयाँ बनाती, लड्डू बनाती और अपने आस पड़ोस के लोगों को बांट देती। लेकिन उससे पहले वो जब भी मिठाई बनाती हमेशा बंदरों को जरूर खिलाती, क्योंकि बंदरों को मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आदत से मजबूर होने के कारण जंगल के बंदर इस बार गाय की बनी हुई मिठाइयों की बहुत ज्यादा खुशबू आ जाने के कारण अपने आप को रोक नहीं सके और एक योजना बनाने लगे। अरे देखो देखो, गैया बहनों ने आज बहुत बढ़िया गाय की बर्फी बनाई है। चलो चलो, आक्रमण का समय हो गया। आज तो ये पूरी थाली हम सारे के सारे चट कर जाएंगे। बोलो क्या कहते हो? बंदर का मित्र बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, हर बार गैया हमें बची खुची मिठाई खिलाती है। सारी बढ़िया बढ़िया मिठाई अपने पड़ोसियों को खिला देती है। ये भी कोई बात हुई? चलो चलो जल्दी आक्रमण करो, इससे पहले कि ये मिठाई अपने पड़ोसियों को बांट दे। अरे मेरे पेट में तो अभी से चूहे दौड़ रहे हैं। चलो चलो। बंदर अपने दोस्तों को लेकर गाय की बनी हुई बर्फी के ऊपर बुरी तरह से टूट पड़े और बुरी तरह उन्होंने स्वादिष्ट बनी हुई मिठाई का एक एक दाना तक खा लिया और इधर उधर थाली के साथ साथ गंदगी मचा दी। जैसे ही गैया अपने घर से बाहर आई, यह सब देखकर वो चिल्ला पड़ी, हाय राम, मैंने इतनी मेहनत से मिठाई बनाई थी, तुम लोगों ने ये क्या किया? हर बार जब भी मिठाई बनती है तुम्हें खिलाती तो हूँ, तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत थी? आज मेरी बहन का जन्मदिन है, उसी के लिए बनाई थी। गैया को रोता हुआ देखकर बंदरों को बहुत बुरा लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गैया के साथ बहुत बुरा किया है। उन्होंने गैया से माफी मांगी। माफ कर दो बहन, तुम्हारी मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट होती हैं, इनकी खुशबू से हम खुद को रोक नहीं सके। हमें माफ कर दो। बताओ, हम कुछ और कर सकते हैं क्या तुम्हारे लिए? बताओ ना। गैया रोते हुए कहती है, नहीं, अब मुझे दोबारा से मिठाई बनानी होगी। चलो आओ मेरी मदद करो। हाँ हाँ क्यों नहीं। सभी बंदर गैया की मदद करते हैं और ढेर सारी और बर्फियां बनाते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल चखते नहीं।
और फिर धूमधाम से गौया अपनी बहन का जन्मदिन मनाती है। लो 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 भैया, तुम भी खाओ बंदर भाई। नहीं नहीं, पहले ही इतना खा चुके हैं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ही जन्मदिन मना लो। और ये बात सुनकर वहाँ पर बैठे हुए सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं। भाई का प्यार। नदी किनारे पंडित जी तपस्या करने के लिए रोज जाया करते थे। वहाँ उन्हें हर रोज नदी के पास एक काले रंग का कौवा दिखाई पड़ता था। कौवा बिल्कुल भी गाय गाय नहीं करता था, बल्कि चुपचाप पानी की तरफ लगातार देखता ही रहता था। स्वामी की नजर हर रोज उस पर जाती और वो सोचते, क्या बात है, ये कुछ कहता क्यों नहीं, चुपचाप यूं ही बैठा रहता है। जरूर कोई बात है, आज मैं इससे पूछ ही लेता हूँ। क्या बात है कौवे, तुम हर रोज यहाँ आकर उदास क्यों बैठ जाते हो? पंडित जी, यहाँ पर मेरी पत्नी डूब कर मर गई और उसे बचाने के पीछे मेरा भाई भी मर गया। उन दोनों की याद में यहाँ बैठता हूँ। अब मेरा दुनिया में कोई नहीं, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। दिल तो चाहता है इस नदी में डूबकर जान दे दूँ। ऐसी बातें नहीं करते। मैं यहाँ रोज बैठकर तपस्या करता हूँ पंडित जी, जैसे आप करते हैं। जानते हैं, देवी माँ ने मुझे दर्शन भी दिए हैं और उन्होंने कहा है वो मेरी हर इच्छा पूरी कर सकती हैं, मगर मेरी पत्नी और भाई को वापस नहीं लौटा सकती। मैं समझ सकता हूँ कौवे, तुम आराम से बैठो और अपनी साधना करो। मैं भी यहाँ साधना करने ही आता हूँ। यहाँ का शांत माहौल मुझे बहुत आकर्षित करता है। पंडित आराम से वहाँ बैठकर साधना करने लगते हैं। एक दिन तेज तूफान आता है। पानी की लहरें जोर जोर से ऊपर उठने लगती हैं। पानी इतनी तेज आ जाता है कि पानी ऊपर से आकर स्वामी को बहा कर ले जाता है। ये बात कौवा देख लेता है। कौवा उड़कर पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है, मगर स्वामी डूब चुका था। हे माता, ये क्या? स्वामी तो बहुत अच्छे कर्म करने वाले इंसान थे, उन्हें आपने क्यों ले लिया? आपने मुझे वरदान दिया था ना कि मैं किसी के लिए भी कुछ मांग सकता हूँ। मैं चाहता हूँ स्वामी पंडित को आप वापस लौटा दें। पानी से देवी प्रकट होती है और स्वामी को वापस लौटा देती है। स्वामी की जब आँख खुलती है तो वो हैरान रह जाते हैं। ये क्या? मैं तो डूब चुका था ना, मैं वापस कैसे आया? कौवे, क्या ये तुमने किया? जी महाराज, आप बहुत अच्छे हैं। आपका ये अनर्थ होता मैं नहीं देख सका। आप भी तो मेरे अपने हैं। यह बात देखकर पंडित बहुत खुश हुआ और उन्होंने एक वादा किया। देखो कौवे, तुम हमेशा कहते हो कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। आज से मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। आज के बाद हम दोनों साथ में तपस्या किया करेंगे। चलो आज दूसरे गांव चलते हैं। अब कौवा हमेशा तपस्वी के साथ रहने लगा। सोने का स्कूल। एक समय की बात है, एक गांव में सुशील नाम का एक आदमी अपनी बेटी मोना के साथ रहता था। मोना बहुत ही होशियार और नेक लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मोना ने अपनी शिक्षा गांव के स्कूल में ही की थी, जहां वो हर साल प्रथम आती थी। सुशील एक अनपढ़ किसान था, लेकिन वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था। स्कूल में शिक्षा खत्म होने के बाद मोना को कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना पड़ रहा था। मोना की आगे की पढ़ाई के बारे में सुशील को चिंता होने लगी। अब तो मोना को आगे पढ़ाने के लिए मुझे स्कूल से शहर भेजना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो बहुत पैसे लगेंगे। चलो जाकर देखता हूँ। अगले दिन सुशील शहर जाकर कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता है और उनसे मोना की एडमिशन की बात करता है। मोना की मार्कशीट देखकर और सुशील की बातें सुनकर कॉलेज के प्रिंसिपल उससे कहते हैं, देखो तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी बेटी के नंबर अच्छे हैं और तुम उसे पढ़ाना भी चाहते हो, लेकिन इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए तुम्हें कम से कम इतनी फीस तो देनी ही पड़ेगी। क्या तुम दे पाओगे? जी सर, मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। आप बस उसकी एडमिशन कर दीजिए।
तो ठीक है, 2 दिन बाद तुम पैसे लेकर आ जाना, बाकी सारी फॉर्मेलिटी अभी बाहर जाकर पूरी कर लो। सुशील फॉर्मेलिटी पूरी करके घर आ जाता है, लेकिन उसे चिंता थी कि वो 2 दिन बाद कैसे कॉलेज की फीस जमा करेगा। सुशील इसी चिंता में सो जाता है, लेकिन सोने के बाद सुशील को एक जादुई देवी दिखाई देती है, जो कि उससे कहती है, सुशील उठो, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये रहा एक सोने का स्कूल। ये तुम्हारी बेटी को पढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन ध्यान रहे, लालच ना करना। और वो देवी ऐसा कहते ही गायब हो जाती है। तभी अचानक सुशील की नींद खुल जाती है और वो सपने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो उसी स्कूल का मॉडल था जो उसे वो देवी देना चाहती थी। सुशील उठकर देखता है तो वो पूरा सोने का बना हुआ था। अब सुशील समझ जाता है कि देवी ने उसे सोने का स्कूल देखकर उसकी मदद की है। सुशील अगले ही दिन वो सोने के स्कूल का मॉडल शहर एक सुनार के पास गिरवी रख देता है। सेठ जी, मैं ये सोने के स्कूल का मॉडल आपके पास गिरवी रखना चाहता हूँ। मुझे बस अपनी बच्ची की शिक्षा के लिए कुछ पैसे चाहिए। हाँ, ठीक है भाया, ये तो खरे सोने का है। हाँ, लेकिन पैसे वापस ना करोगे तो मैं इसे बेच दूंगा। अरे नहीं सेठ जी, मैं समय पर आपके पैसे वापस कर दूंगा। और इस तरह सोने के स्कूल से मिले पैसों से वो अपनी बेटी की शहर के कॉलेज में एडमिशन करवा देता है और बड़ी मेहनत करके जल्दी ही सुनार के पैसे वापस कर देता है और वो सोने का स्कूल वापस लेकर अपने घर में सजा देता है। और इधर उसकी बेटी मोना पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाती है। अब सुशील के सभी सपने पूरे हो चुके थे। सुशील उस सोने के स्कूल का धन्यवाद करता है और साथ ही साथ देवी सरस्वती का भी, जिन्होंने उसकी सोने का स्कूल देकर मदद की थी। नन्हा चूहा। एक पहाड़ी के पास चूहों ने अपने बिल बना रखे थे। एक चूहिया ने बहुत सारे बच्चे दिए। फिर उस चूहिया ने बिल से बाहर निकलना बंद कर दिया। वो अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगी और चूहा ही बाहर जाने लगा। उन सबके लिए खाना लेके आता था और वो सब मिलकर बहुत खुशी से रहते थे। चूहिया चूहे को प्यार से काकू कहकर बुलाती और चूहा प्यार से चूहिया को सोनी कहता था। एक दिन पड़ोस वाली चूहिया से सोनी ने कहा, पता नहीं आज इतनी देर हो गई, अभी तक काकू जी नहीं आए। बच्चे भूख से परेशान हो रहे हैं। अरे सोनी, तू क्यों परेशान हो रही है? खाना तो मेरे बिल में रखा है, तू वो लेकर बच्चों को खिला दे। सोनी पड़ोस से खाना लेकर अपने बच्चों को खिला देती है और रात भर चूहे का इंतजार करने लगती है। सुबह टूटी फूटी हालत में चूहा आता है। हाँ काकू जी, तुम्हें क्या हुआ? मैं रात भर सोई भी नहीं और बच्चों को खाना भी पड़ोस वालों से लेकर खिलाया। अरे बोले जा रही हो, देख नहीं सकती मेरा क्या हाल है? देख मुझे कितनी चोट लगी है। हाँ देख रही हूँ। ये क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। बस लग गई। जंगल के जंगली जानवरों ने मुझे घेर लिया था, बहुत मुश्किल से बचकर आया हूँ। चूहा और चूहिया की बातें उनका छोटा चूजा सुन लेता है और मन ही मन सोचने लगता है, काश मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, फिर मैं पिताजी के साथ जंगल खाना लेने जाया करूंगा। एक दिन चूहा रात भर नहीं आता। सुबह हो जाती है, चूहा नहीं आता। चूहिया बहुत रो रही होती है और परेशान हो रही होती है। बहुत दिन बीत जाते हैं, चूहा लौट कर नहीं आता। फिर चूहिया बिल से बाहर निकलकर खाना लाने की सोचती है। एक दिन चूहिया जंगल चली जाती है और चूजों के लिए खाना लेकर आती है। माँ, अब से तुम जंगल नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा। नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम अभी ठीक से देख भी नहीं सकते और पहाड़ी के पास जो जानवर हैं वो देखकर तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारे पिताजी को भी खा गए हैं। क्या पिताजी? पिताजी को जंगली जानवर खा गए? मैं इन जानवरों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, ना तो तुम ठीक से देख सकते हो और ना ही तुम तेज भाग सकते हो। तुम अभी भी बिल में ही रहना। नहीं माँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, देख सकता हूँ, चाहो तो आजमा लो। चूहिया चूजे के सामने एक लकड़ी का टुकड़ा रख देती है और चूजे से उसे खाने को कहती है। लो बेटा, तो तुम ये खा लो। चूजा उस लकड़ी के टुकड़े को खाने की बहुत कोशिश करता है और खा नहीं पाता। बेटा,
मैंने तुमसे कहा था ना, तुम अभी ठीक से नहीं देख सकते। मैंने तुम्हें खाने के लिए लकड़ी का टुकड़ा दिया और तुम उसे ही खाने लगे। जब तुम बड़े हो जाओगे मैं खुद ही तुम्हें बाहर भेज दूंगी। चूजा माँ की बात मान जाता है और बिल में ही रहने लगता है। बड़ा होकर वो जंगल जाने लगता है और माँ की मदद करता है।